स्टार्ट। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इन बैंकों में इन नौकरशाहों को न रखकर उनके संचालन के लिए ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जिनका बैंकों के राष्ट्रीयकरण में पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि किसी संस्था में जब उस संस्था को चलाने वाले लोग ऐसे नहीं होते जो संस्था के कार्यक्रम में विश्वास रखते हो, तब तक ये संस्था कभी सफल नहीं हो सकती। मेरा कहना यह है कि हमारे देश में सार्वजनिक उपक्रम जो असफल है उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है। जितनी भी असफलता हुई है उसका कारण हमारी नौकरशाही रही है। जिस नौकरशाही को समाजवाद में बिल्कुल भरोसा नहीं है उसका सदा बोलबाला रहा है। इसका परिणाम यह रहा है कि एक ओर तो इस देश में छोटे छोटे मामलों में बराबर देरी होती गई है, निर्णय नहीं लिए गए हैं, और दूसरी ओर उसके होने वाले लाभों से गरीबों को दूर रखा गया है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इस बात की आवश्यकता है कि बैंक गांव में जाते हैं। आज तो बैंक एक तरह से शेरों के एकाधिकार हो गए हैं, जिसके कारण वहीं पर सारे उद्योग पनपते जा रहे हैं। शेरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उनको दूर करने के लिए आपके बैंकों को गांव के अंदर जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा और निश्चित तरीके से योजनाएं बनानी पड़ेगी, निश्चित निर्देश देना पड़ेगा, जिसके आधार पर बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गांवों और उन कस्बों को हो जहां अभी तक लोगों का काफ़ी विकास नहीं हो पाया है। सभापति जी, सांप्रदायिकता को और जातिवाद इन दोनों के विरुद्ध सभी राजनीतिक है, और जो इन दोनों से लाभ उठाना चाहते हैं कम से कम मौखिक रूप से तो वह भी यही कहते हैं कि सांप्रदायिकता बुरी है, जातिवाद बुरा है। मैं तो यही मानकर चलूँगा कि जब पूरा देश यह कहता है कि ये दोनों चीज़ें बुरी है तो सचमुच सभी यही चाहते हैं कि न सांप्रदायिकता रहे और न जातिवाद रहे। आज भी हमारे देश की राष्ट्रीय आय का 50% कृषि से आता है। हमारे देश के कुल निर्यात के सामान में 70% कृषि उत्पादन की चीज़ें शामिल होती है। पैरा। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के संबंध में कहा है कि हम सदस्यों की राय लेकर भाषा संबंधी कोई नीति घोषित करेंगे। मैं समझता हूँ कि भाषा का प्रश्न इतना जटिल नहीं था जितना कि उनको बना दिया गया है। इस जटिलताओं को लाने में जहाँ उन लोगों का हाथ है जो सरकार में नहीं है, वहाँ इसमें भारत सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे वे दिन याद है जब मैं छोटा था और देश गुलाम था। उस वक्त महात्मा गांधी हिंदी के संबंध में चर्चा करते थे और उनकी कृपा के फलस्वरूप और उनके प्रयास के फलस्वरूप सभी प्रांतों में हिंदी की सभाएं खोली गई और वहाँ हिंदी का प्रचार किया गया। उस समय हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अंग्रेज़ों ने ही हमारी राजभाषा अंग्रेजी घोषित कर रखी थी। तब हम अंग्रेजी से दूर थे और हिंदी के निकट थे। लेकिन आज जब हमारी अपनी सरकार है, अपना शासन है, हम हिंदी से दूर होते चले जा रहे हैं। एक समय था जब देश में हिंदी के संबंध में एक मत था। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय हिंदी के संबंध में घोषणा होनी चाहिए थी, लेकिन उस समय सरकार चुप हो गई। अब जो देर हो रही है इससे भाषा संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही है। मैं नम्रता के साथ सदन के सदस्यों के सम्मुख ये निवेदन करना चाहूँगा कि कितनी विचित्र स्थिति है कि आज हमको अंग्रेजी भाषा का मोह पैदा हो रहा है। आज हिंदी देश की मुख्य भाषा है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। ये सबके अधिक बोली जाने वाली भाषा है। आज इसका विरोध बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसी बातें हो रही है जिससे मालूम होता है कि हिंदी का विरोध प्रादेशिक भाषाओं से है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच पूछा जाए तो बात यह है कि अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी को लागू करने का प्रश्न है। प्रांतों में काम प्रादेशिक भाषाओं में हो, किंतु केंद्र में तो हिंदी भाषियों को और कुछ जो अहिंदी भाषी लोग हैं उनको यह गलतफहमी हो रही है कि हिंदी वाले बलपूर्वक हिंदी को राजभाषा बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं है। यह तो
केवल आपस में समझने का प्रश्न है। किसी स्वतंत्र देश में ऐसा नहीं है। पैरा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्र की दशा का जो भी चित्रण किया गया है, उसे देखकर भविष्य के बारे में जनता के मन में अच्छे जीवन की आशा उत्पन्न होना कठिन है। अभिभाषण में अधिक बल शासन ने अभी तक जो कुछ किया है उसकी ओर दिया गया है, जबकि ये सदन और राष्ट्र की जनता आज हमारे सामने जो संकट खड़े हैं उनका निराकरण किस प्रकार किया जाए, इसके संबंध में मार्गदर्शन की आशा करती थी। राष्ट्र जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के जो परिणाम हुए हैं वह हमारे सामने हैं, और मुझे ये देखकर बड़ा दुख हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, एकता के लिए जो नए नए संकट खड़े हो रहे हैं उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ ही दिन हुए हमारे रक्षा मंत्री ने एक भाषण में कहा था कि भारत 100% सुरक्षित नहीं है। किसी देश का रक्षा मंत्री सार्वजनिक रूप से इस तरह के विचार व्यक्त करे तो ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से खड़ा होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा की ओर, जो कि सर्वोपरि है, ध्यान देने के लिए पूरा प्रयत्न क्यों नहीं किया गया। सभी जानते हैं कि सुरक्षा के लिए जो भी संकट है वह हमारे पड़ोसी से है, और वे पड़ोसी आणविक शस्त्रों की मांग कर रहा है। वे शस्त्र किसके विरुद्ध काम में लाए जाएंगे, इसके संबंध में किसी को संदेह नहीं है, किंतु प्रश्न है क्या हमारा सैनिक बल, हमारा साथ सम्मान किसी भी आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ है। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि किसी बड़े युद्ध की आशंका नहीं है, किंतु पाकिस्तान के नेता अपनी जनता का ध्यान वहाँ की गिरती हुई आर्थिक स्थिति से दूर करने के लिए किसी भी समय कश्मीर के प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिक हस्तक्षेप को निमंत्रण देने के लिए झगड़ा कर सकते हैं, और कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो, देश की जनता इस सरकार से ये आश्वासन चाहती है कि जहाँ तक पाकिस्तान के आक्रमण का प्रश्न है, भारत 100% सुरक्षित है। इस संबंध में सरकार को जनता के मन में विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ तक कश्मीर का प्रश्न है, सरकार किसी भी अन्य विदेशी शक्ति से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। पैरा। भारत ही नहीं, सारी दुनिया आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा लाए गए परिवर्तनों के कारण महान परिवर्तनों की ड्योढ़ी पर खड़ी है। इन चीज़ों ने लोगों के जीवन को बदला तो है, किंतु केवल ऊपरी तौर पर। आज हमारे पास ऊंची ऊंची और सुंदर सुंदर इमारतें हैं, खेती बाड़ी के कुछ आधुनिक तरीके भी हमें मालूम हैं, लेकिन आज हमें एक नए प्रकार के मानव की आवश्यकता है। ऐसा मानव जो विस्तारशील ज्ञान को वास्तविक उस जीवन के लिए उपयोग कर सके। मेरे विचार से गांधी जी ने यही करने का प्रयत्न किया, एक मानव निर्माण करने का। मैं नहीं कह सकती कि मनुष्य का स्वभाव जैसा है उसे देखते हुए आज की दुनिया में ऐसा करना संभव हो या नहीं, किंतु इस दिशा में प्रयत्न करना उपयुक्त होगा, और केवल बुद्धिजीवी ही इस तरह का प्रयत्न और दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है और हम अलग अलग खानों में बंटकर नहीं रह सकते। हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कहीं अधिक एक होकर रहने की आवश्यकता है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, एक तो संसदीय प्रणाली की सरकार के अर्थ में, दूसरे उस तरीके में जिस तरीके से हम अपनी पार्टी में और अन्यत्र काम करते हैं। पर लोकतंत्र रूपी हमारा ताज़ा पानी कभी कभी जातिवाद, सांप्रदायिकता और सामाजिक रीति रिवाजों इत्यादि के सड़ते गड्ढों में बंद हो जाता है। आपके पास लोकतंत्र है, आपके पास वोट देने का अधिकार है, या आप अपने विचारों को खुलकर प्रकट कर सकते हैं। इन सबके तब तक कुछ अर्थ नहीं होते जब तक आप इस प्रक्रिया से सामाजिक जीवन में परिवर्तन की नई धाराएं उत्पन्न नहीं कर देते, जो हमारे लोगों के हर वर्ग और स्तर में समा जाए। प्रस्ताव पास कर देना बहुत सरल है, पर उसका कार्यान्वयन करना सरल नहीं। हम जानते हैं कि स्थिति या पद में कुछ लोगों का निहित स्वार्थ हो जाता है और कुछ का किन्हीं दूसरी चीज़ों में, लेकिन सबसे बड़ा निहित स्वार्थ है भय, जो जाना पहचाना है, उसे परिवर्तन करने का भय।
हम जानते हैं कि अमुक चीज़ बुरी है, फिर भी हम उसे परिवर्तन करने से डरते हैं। लेकिन आज हम इस तरह बड़े बड़े परिवर्तनों के बिना वास्तव में जीवित ही नहीं रह सकते। हम परिवर्तन लाएं कैसे? हम लोगों को इस बात का कैसे विश्वास दिलाएं कि परिवर्तन आवश्यक है?